हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल मींस क्या होता है? मींस पूरे यूनिवर्स में, चाहे किसी आप प्लेनेट पर चले जाए, मून पर चले जाए, मंगल ग्रह पर चले जाए, किसी भी प्लेनेट पर चले जाए, स्टार पर चले जाए, कहीं भी चले जाए, जो आपको दिखाई दे, जहां तक आप जा सकते हैं चले जाए, ये लॉ हर जगह अप्लीकेबल है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉ है क्या? ये लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले तो देखिए साइंटिस्ट न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने और भी कुछ दिया था। क्या दिया था? जो आपने देखा था लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उसके अलावा न्यूटन ने ये भी दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मींस उसने बताया कि each and everybody in universe attract another body in which force is directly proportional to product of their masses and force is inversely proportional to square of the distance between the two object to body। ये लॉ हर जगह अप्लीकेबल है। ये जो लॉ आया, जो न्यूटन ने दिया, ये आया कहां से? उसने सबसे पहले जो केपलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे कुछ डेटा लिया और उसको वेरीफाई किया, उसको चेक किया। उसने क्या किया? अर्थ के चारों साइड में जो मून रिवॉल्व कर रही है, मून तो छोटी सी है, अर्थ मैंने यहाँ पर शो कर दिया इस तरह से। ये अर्थ है, अर्थ पर आप, मैं और पूरी दुनिया है। मून पर जो आप देखते हैं नाइट में, क्लियर? उसने क्या किया? केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग इसने चेक किया और एक्सेलेरेशन निकाला। एक्सेलेरेशन मून के सरफेस पर भी देखा और अर्थ के सरफेस पर भी। उसने चेक किया कि मून जो अर्थ के चारों बगल, चारों साइड में रिवॉल्व जो कर रहे हैं, मून रिवॉल्व जो कर रही है, तो उस कंडीशन में आपको ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रही है, उसमें रोटेशन हो रही है, मीन सर्कुलर पाथ अगर है, तो वहां जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी वो सेंटर होगी। मीन सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलेरेशन लगेगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, लेकिन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की तरफ होगी। चाहे ये मून यहां पहुंच जाए तो भी सेंटर की तरफ, यहां पहुंच जाए तो भी सेंटर की तरफ, यहां आ जाए तो भी सेंटर की तरफ, यहां आ जाए तो भी सेंटर की तरफ, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी लोकेशन पर चले जाए, बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। डायरेक्शन आप देख रहे हैं चेंज हो रही है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन है? इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इट मींस द डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग या न्यूटन ने भी अपना जो एफर्ट लगाया, तो उसने चेक किया और बताया कि जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन जो मून के सरफेस पर लगेगी, अरे एक्सेलेरेशन तो अर्थ ने जो लगाया, एक्सेलेरेशन यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट। मून के सरफेस पर जो एक्सेलेरेशन लगेगी, इसको जब सेंट्रीपिटल फोर्स फील हो रही है मून को, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में है, तो इस पर कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगेगी। हर सर्कल में घूमने वाली ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब फोर्स है, इट मींस दैट एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन तो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया am, मींस मून के सरफेस पर जो एक्सेलेरेशन है। मून के सरफेस पर क्या एक्सेलेरेशन मिलेगी? इस मून को क्या फील होगा कि इनसाइड टुवर्ड्स अर्थ कोई ना कोई इसे खींच रहा है। एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन में तभी रोटेट कर पाता है जब इस पर कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगेगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो निकालनी है, वो आपने पीछे की क्लास में देखा था। उसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? v² डिवाइडेड बाय r। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट हो तो बताएं आप। v² बाय r, इसमें कोई डाउट? अगर आप वेलोसिटी को देखेंगे तो इसको टाइम पीरियड से रिलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी होती क्या है? जितनी डिस्टेंस, ये लीनियर वेलोसिटी है ना, तो जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा डिवाइडेड बाय टाइम जितनी लगेगी। तो पूरे चक्कर खाने में इसको टाइम लगती है t, टाइम पीरियड मैंने लिख दी। और पूरे चक्कर अगर ये लगाएगा तो इसकी जो पेरीमीटर है वो क्या होगी? 2πr। इट मींस दैट 2πr में लिख दिया। ये जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में, ये मैंने rm से डिनोट कर दिया। सपोज rm, कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। rm से मैंने डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे। v² मींस ये पूरी की पूरी होल स्क्वायर, तो 4π² rm² डिवाइडेड बाय t²। लेकिन rm डिनोमिनेटर में भी है, दैट्स व्हाई ऊपर के न्यूमरेटर में मैंने rm ही लिखा, स्क्वायर नहीं किया। क्लियर? ये वाली वैल्यू आ गई एक्सेलेरेशन एट द सरफेस ऑफ मून। अब इसने क्या किया? न्यूटन ने ऑन द अर्थ सरफेस पर भी देखा, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। क्योंकि जब भी एक्सेलेरेशन आप देखते होंगे, जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो मास से इंडिपेंडेंट है। आप एक अगर फीदर मींस पंख को अगर ऊपर से छोड़े और एक स्टोन, भारी भरकम पहाड़ या कुछ भी स्टोन को छोड़े, ऊपर से रिलीज करे किसी हाइट पर जाकर, तो आप देखेंगे कि दोनों एक ही साथ अर्थ की सरफेस को टच करेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो वजन पर डिपेंड नहीं करती है। उसकी वेट कुछ भी रहे, मास कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ती। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट या बड़ा सा, जो भी लेना ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर अर्थ की सरफेस पे निकाला गया, तो वो जी निकलेगी। जी को जब निकाला गया तो उसकी वैल्यू भी निकाल ली गई। अब उसने क्या किया? यहाँ पर एक्सेलेरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये इसने इस वैल्यू से निकाल दी, क्योंकि टाइम पीरियड पता है। मून कितना टाइम लेता है? अप्रोक्स 27 डेज 0.5, 27 दिन में कंप्लीट करता है एक चक्कर पृथ्वी का काटने में। और उसकी रेडियस अर्थ और मून के बीच में हमें पता है। अब उसने क्या किया?
वो बोला कि जो एक्सलेशन है आप मून की सरफेस पे निकालें या अर्थ की सरफेस पे निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड जी, उसकी रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। इट मींस दैट एक्सलेशन ए मींस मून की सरफेस पे निकालते हैं तो अर्थ की सेंटर से मून की सेंटर पर जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड, यहां पर क्या मैंने दिया है आरएम, तो आरएम स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जी जो होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सेंटर से अर्थ की सरफेस पर निकालेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ निकलेगी, तो मैंने आर ई से डिनोट कर दिया और स्क्वायर कर दिया। जी नीचे है, ये आप देख रहे हैं यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों? क्योंकि जब जी नीचे है तो आर ई होल स्क्वायर ऊपर है। क्लियर? इस दोनों की जब रेशियो निकाली गई तो ये मिली, कितनी मिली? 3600। और जो रेशियो थी मून की सरफेस पर एक्सेलरेशन एंड जी, उसकी वैल्यू की रेशियो भी 3600 ही मिली। मींस जी इससे जो निकाली गई इस कैलकुलेशन से वो निकली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जाकर अर्थ की सरफेस पर जो निकाली गई वो भी इतनी ही थी। इट मींस दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाज एक्चुअली सेम इज दैट ऑफ ऑन द सरफेस। अर्थ की सरफेस पर वही निकल रही है जो हम मैथमेटिक्स से निकाल रहे हैं। तो उसने एक लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, की एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट मासेस अट्रैक्ट अदर पॉइंट मासेस। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर कोई फोर्स लगाइए इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अट्रैक्ट करेगी, ये भी अट्रैक्ट करेगी। अगर दो ऑब्जेक्ट में ले रहा हूं तो उस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मतलब अट्रैक्टिव होगी, इस तरह से सोचिए, टुवर्ड्स ईच अदर। मींस ये भी अट्रैक्ट कर रही है, ये भी अट्रैक्ट कर रही है। उसकी वैल्यू इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों मास के प्रोडक्ट के इक्वल। तो उसने बताया जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन्स, उसने बताया m1 m2 के प्रोपोर्शनल होगी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो कांस्टेंट है इसको फिर लिख सकते हैं इक्वल टू जी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये जो g की वैल्यू है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चाहे आप मून की सरफेस पर चले जाए या अर्थ की सरफेस पर, चाहे मंगल ग्रह पर कहीं भी चले जाए, मार्स पर जाना मार्स पर चले जाए, जहां तक आप जा सकते जाएंगे, लेकिन g की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। ये लॉ दिया था न्यूटन्स ने, इट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो लॉ है आपने देखा था कि ग्रेविटेशन इज सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशन सेंट्रल फोर्स है ना, क्योंकि जो ग्रेविटी लगती है यहाँ भी ग्रेविटी जो लग रही है जो भी सर्कुलर पाथ में है उसको टुवर्ड्स सेंटर लग रही है। मींस ग्रेविटेशनल इज सेंट्रल फोर्सेस, सेंटर की तरफ लगेगी, अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगी वो फोर्स, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। और आपने जो देखा था कि लॉ ऑफ एरिया फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स मतलब जो आपने एरिया का जो कैपिटल से ऑर्बिट्स एरिया जो पढ़ा था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, तो लॉ ऑफ एरिया जो आपने देखा था, जो एरिया इक्वल अमाउंट में स्वेप्ट करता है, मींस इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय द मूविंग प्लैनेट विल बी सेम, तो वो भी न्यूटन्स लॉ का ही कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज वो जो मूवमेंट है वो सेंट्रल फोर्स के कारण है। क्लियर? तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ पर जो मासेस है दैट मास इज पॉइंट मासेस, और इसको आप वेक्टर से शो कर सकते हैं क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर से शो करनी है तो आप यहाँ पर आर लिख दें, और पोजीशन वेक्टर जो है उसमें अट्रैक्टिव होती है, लेकिन ये अगर दो ऑब्जेक्ट है, मैंने इस तरह से ली, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर दूसरी ऑब्जेक्ट m1 m2, तो यहाँ पर निगेटिव साइन लगाने का मतलब अट्रैक्टिव है। क्लियर? तो आप इसको वेक्टर सम कर सकते हैं। अगर कोई एक बॉडी के चारों साइड में बहुत सारी पॉइंट मासेस हो तो उसमें जो फोर्स लगेगी आपकी सबकी फोर्स निकालकर उसको वेक्टर सम कर दे, मींस डायरेक्शन के साथ आप वैल्यू निकाले और उसको ऐड कर दे, वेक्टर सम। तो आपको उसको जो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू इज द रिजल्टेंट वैल्यू। ओके, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पहले तो रिवाइज करें, फिर मुझसे पूछे, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें, और अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।